हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे संस्कृत काव्य शास्त्रीय रचनाकार और उनकी रचनाएं, वह काव्य की परिभाषा, इसका पार्ट 2। ठीक है, तो ध्यान देंगे, गौर करें। दोस्तों, अगले आचार्य हैं उद्भट। ध्यान दें, उद्भट हमने आचार्य वामन तक पढ़ लिया था। अब हम बात करेंगे अगले आचार्य उद्भट, जिनका समय है क्या, 8वीं शताब्दी। ठीक है, ध्यान दें, 8वीं शताब्दी या 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी रचना कौन सी है, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह। ठीक, अब पढ़ते हैं कुछ जरूरी बातें, तो ध्यान से सुनते जाना, गौर करेंगे। दोस्तों, आचार्य उद्भट ये कौन है? सबसे पहली जरूरी बात, अलंकार से संबंधित आचार्य हैं। किससे? अलंकार से संबंधित आचार्य हैं आचार्य उद्भट। ठीक, इनका समय मैंने बता दिया, 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आचार्य बलदेव उपाध्याय। ठीक, आचार्य बलदेव उपाध्याय, इनका नाम बार बार आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने सबसे ज्यादा इनके बारे में, सभी आचार्यों के बारे में लिखा है। तो आचार्य बलदेव उपाध्याय जी, ठीक है, इन्होंने कश्मीर के राजा, कहाँ के? कश्मीर के राजा जयापीड़ की सभा पंडित माना है। किसने? आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने उद्भट को कश्मीर के राजा, कहाँ के राजा? कश्मीर के राजा कौन थे? तो ध्यान रखें, जयापीड़, जयापीड़ जिसके सभा पंडित माने हैं, सभा पंडित। ठीक है, सभा पंडित, ध्यान रखें, माने हैं। कौन? उद्भट। किसने माने हैं? आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने। ध्यान दे दोस्तों, आचार्य उद्भट, इनकी पुस्तक है काव्य अलंकार सार संग्रह। कौन सी? काव्य अलंकार सार संग्रह। सार मीन्स क्या होता है? समरी एक तरह की। ठीक, तो ध्यान रखें, काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ में अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, काव्य अलंकार सार संग्रह किससे संबंधित पुस्तक है? तो अलंकार विवेचन से संबंधित पुस्तक है। ठीक है, अलंकार, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? अलंकार से संबंधित आचार्य कहा गया। अब जो अलंकारों का विवेचन किया वो इन्होंने किस ढंग पर किया? तो ध्यान रखें, एक आलोचनात्मक, शब्दों पर ध्यान दें, आलोचनात्मक। ठीक है, और दूसरा वैज्ञानिक ढंग। ठीक है, वैज्ञानिक ढंग, सही है, वैज्ञानिक ढंग, इन दोनों ढंग से किया अलंकार विवेचन। सही है, अलंकारों का आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक ढंग पर विवेचन किया आचार्य उद्भट ने अपनी रचना किसमें? काव्य अलंकार सार संग्रह में। ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पर आचार्य उद्भट के बारे में कुछ जरूरी बातें, उद्भट के विशिष्ट सिद्धांत से निम्नलिखित बातें ली गई हैं। इन क्या बातें हैं? ध्यान दें, इन्होंने अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की। इन्होंने अर्थ भेद, किससे? अर्थ भेद, अलंकारों की बात हो रही है तो शब्द और अर्थ केंद्र में रहेंगे। ठीक है, अर्थ भेद से शब्द भेद की कल्पना की। किसने? आचार्य उद्भट ने। ध्यान रखें, ठीक है, और श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना। श्लेष को सभी अलंकारों में श्रेष्ठ माना और मानते हुए इसके 2 प्रकार बताए। ठीक है, कौन कौन से? एक बताया शब्द श्लेष। कौन सा? शब्द श्लेष। दूसरा क्या बताया? अर्थ श्लेष। क्या बताया? अर्थ श्लेष। ध्यान रखें, अर्थ श्लेष। ठीक है, और इन दोनों, ध्यान से सुने, शब्द श्लेष तथा अर्थ श्लेष की कल्पना करते हुए दोनों को अर्थ अलंकारों में ही परिगणित किया। ठीक है, और दोनों को किससे जोड़ दिया? अर्थ अलंकार से।
कि ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, अर्थ अलंकार से संबंध है। ठीक, और सभी अलंकारों में श्रेष्ठ कौन है, श्लेष अलंकार है। किसने कहा ऐसा, तो आचार्य उद्भट ने। ध्यान रखेंगे। अब ध्यान से सुने, आचार्य उद्भट ने अर्थ के कितने भेद बताए, तो इन्होंने अर्थ के 2 भेद बताए। कितने, 2 भेद। कौन कौन से, एक है विचारित सुस्त, विचारित सुस्त, ठीक है, विचारित सुस्त, ध्यान रखेंगे। और दूसरा है कौन सा, अविचारित रमणीय, अविचारित रमणीय, ठीक है, अविचारित रमणीय, ध्यान रखना। तो ध्यान रखेंगे, अर्थ के 2 भेदों की कल्पना की। पहला भेद माना विचारित सुस्त और दूसरा माना अविचारित रमणीय, ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही आचार्य उद्भट ने काव्य गुणों को, किसको, काव्य गुणों को, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों, काव्य गुणों को संघटना का धर्म माना। किसका, संघटना का धर्म, ठीक है, संघटना का धर्म माना। किसे, काव्य गुणों को। किसने, आचार्य उद्भट ने। तो ध्यान रखेंगे, जरूरी बातें थी आचार्य उद्भट के संदर्भ में। इनकी पुस्तक याद रखें, काव्य अलंकार सार संग्रह, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे आचार्य रुद्रट की। किसकी, आचार्य रुद्रट की। इनका समय क्या है, नवीं शती का पूर्वार्ध। क्या, नवीं शती का पूर्वार्ध। पूर्वार्ध से क्या अर्थ होता है, यानी कि पहले, ठीक है, और उत्तरार्ध यानी कि बाद में, ठीक है। तो नवीं शती का पूर्वार्ध यानी शुरुआती, ठीक। अब ध्यान दें, इनकी रचना है कौन सी, काव्य अलंकार, काव्य अलंकार, ध्यान रखेंगे। अब सबसे पहले ये जाने कि रुद्रट कहाँ के निवासी थे, तो दोस्तों कश्मीर, कश्मीर के निवासी थे। कौन, आचार्य रुद्रट, ठीक है। और इनका समय मैंने बता दिया, नवीं शताब्दी का पूर्वार्ध, ठीक। अब इनकी रचना है काव्य अलंकार, ध्यान से सुनेंगे। काव्य अलंकार, इस पुस्तक में पहली बात, कितने अध्याय हैं, तो 16 अध्याय हैं। कितने, 16 अध्याय, ठीक है। और श्लोक कितने हैं, तो 734, 734 श्लोक हैं। किसमें, ध्यान रखें, रुद्रट की रचना काव्य अलंकार में। एक बार फिर से सुने, 16 अध्याय और 734 श्लोकों की रचना है क्या, काव्य अलंकार, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दें, आचार्य रुद्रट, संभवतः रुद्रट ने ही, ऐसा माना जाता है कि जहां तक हो सकता है रुद्रट ने ही सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को 4 वर्गों में बांटा है, ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले वैज्ञानिक ढंग से, किस ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से अलंकारों को, ठीक है, अलंकारों को 4 वर्गों में बांटने वाले आचार्य कौन थे, तो कौन थे, आचार्य रुद्रट। अब 4 कौन से, तो इन्होंने 4 वर्ग माने। एक वर्ग माना अलंकारों का वास्तव, ठीक। दूसरा वर्ग माना औपमेय, क्या, औपमेय, ठीक। और तीसरा माना अतिशय, क्या माना, अतिशय, ठीक। ध्यान से देखते जाएं। और चौथा माना श्लेष, क्या माना, श्लेष, ध्यान रखें। तो अलंकार 4 वर्गों में बांटे। अलंकारों के 4 वर्ग हैं, वास्तव, औपमेय, अतिशय और श्लेष। किसके अनुसार, रुद्रट के अनुसार, रुद्रट के द्वारा वैज्ञानिक ढंग के अनुसार, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं हम रुद्रट द्वारा दी गई काव्य की परिभाषा पर। तो दोस्तों ध्यान दें जरा, आचार्य रुद्रट, इन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी, तो ध्यान दें, शब्दार्थौ, ध्यान से देखें, शब्दार्थौ काव्यम, शब्दार्थौ काव्यम, ठीक है, ये परिभाषा दी। यानी शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, ध्यान से देखें, शब्द और अर्थ का संयोग, ठीक है, संयोग क्या है, काव्य है। क्या है,
काव्य है। किसने कहा? आचार्य रुद्रट ने। ठीक है, तो संस्कृत की टर्म याद रखें, सीधे सीधे यही पूछी जाएगी ऑप्शन में। शब्दार्थो काव्यम किसने कहा? तो आचार्य रुद्रट ने। ठीक है, और इन्होंने शब्द और अर्थ का संयोग ही काव्य माना है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आचार्य आनंदवर्धन की। किसकी? आचार्य आनंदवर्धन की। इनका समय पुरानी पुस्तकों के अनुसार 9वीं शताब्दी माना गया है। ठीक है, 9वीं शती का उत्तरार्ध। 9वीं शती का उत्तरार्ध ही क्या हो जाएगा? 10वीं शती। ठीक है, तो ध्यान रखें। और इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ध्वन्यालोक, जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, ध्वन्या शब्द किससे संबंध है? ध्वनि से। किससे? ध्वनि से। तो ध्यान रखें, आचार्य आनंदवर्धन, ठीक है, इन्होंने प्रवर्तन किया किसका? काव्य शास्त्र में ध्वनि संप्रदाय का। ध्वनि संप्रदाय का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आप बताएं, आनंदवर्धन। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा यहीं से पूछा जाता है। और प्रश्न, और ये आचार्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना इनके बारे में बातें। गौर करेंगे दोस्तों, आचार्य आनंदवर्धन कश्मीर के राजा। कहाँ के राजा? कश्मीर के राजा। कौन? अवंती वर्मा। कश्मीर के एक राजा थे दोस्तों जिनका नाम था अवंती वर्मा। क्या था? अवंती वर्मा। ठीक है, इनके कौन थे? सभा पंडित थे। सभा पंडित थे कौन? आचार्य आनंदवर्धन। ठीक है, और इनका समय मैंने बता दिया 9वीं शती का उत्तरार्ध यानी 10वीं शताब्दी। ठीक, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे, यह भी बता दिया। अब बात करते हैं ध्वन्यालोक ग्रंथ की। ध्यान देंगे दोस्तों, आचार्य आनंदवर्धन, इनका ग्रंथ है ध्वन्यालोक। ठीक, और इसमें 4 उद्योग, कितने? 4 उद्योग से क्या अभिप्राय है? यानी कि 4 अध्याय। ठीक है, 4 अध्याय हैं। ठीक है, अध्याय को ही हम उद्योग भी कहते हैं। क्या? उद्योग भी कहते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। सही है, तो 4 अध्याय हैं ध्वन्यालोक ग्रंथ में, जो मूलतः कारिके हैं। क्या है? कारिकाएं हैं। ठीक है, और चारों अध्याय क्या हैं? मूलतः कारिकाएं हैं। कारिकाएं, ये शब्द ध्यान रखेंगे, कारिकाएं हैं। अब ये कारिकाएं क्या होता है? तो कारिकाएं का अर्थ होता है सूत्र की व्याख्या है। सूत्र की व्याख्या, सही है, इसका अर्थ होता है सूत्र की व्याख्या। तो आप क्या समझे? यानी जो आनंदवर्धन है, इनकी पुस्तक है यानी ग्रंथ है ध्वन्यालोक, जो कि कैसा ग्रंथ है? सूत्रों की व्याख्या पर आधारित ग्रंथ है। और इसके 4 अध्याय किस पर आधारित हैं? तो ध्यान रखें, चारों की 4 अध्याय यानी उद्योग सूत्रों की व्याख्या पर आधारित हैं, यानी कारिकाय पर आधारित हैं। ठीक, कारिकाय शब्द ध्यान रखेंगे दोस्तों आनंदवर्धन के संदर्भ में। दोस्तों अब हम बात करेंगे आनंदवर्धन की काव्य की परिभाषा पर। किस पर? आनंदवर्धन की काव्य की परिभाषा पर। तो ध्यान दे दोस्तों, इन्होंने क्या परिभाषा दी? इन्होंने कहा शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। क्या? शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम। ठीक है, शरीरम तावत काव्यम, ये शब्द ध्यान रखेंगे, तावत काव्यम। अब इसका क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है शब्द और अर्थ। शब्द और अर्थ, ध्यान दें यहाँ पर, शब्द और अर्थ। ठीक है, जिसका शरीर है वही काव्य है। शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। ठीक है, वही काव्य है। तो शरीर शब्द होगा इनकी संस्कृत व्याख्या में। ठीक है, तो ये पहचान बनाए, शब्द अर्थ तो सभी में मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको कीवर्ड्स निकालने हैं, क्योंकि संस्कृत की परिभाषाएं हैं, याद नहीं होती दोस्तों। ठीक, तो ऐसे कीवर्ड्स निकालें, जो कॉमन है उसको अलग कर दें, जो बिल्कुल अलग है उसको ध्यान में रखें। ठीक, तो ध्यान रखें, शब्दार्थ शरीरम तावत काव्यम।
यानी शब्द और अर्थ जिसका शरीर है वही काव्य है। ठीक है, ये परिभाषा काव्य की किसने दी? तो ध्यान रखें, आनंद वर्धन ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों। बात करते हैं अभिनव गुप्त जी की। किसकी? अभिनव गुप्त जी की। सबसे पहले देखें कि ये इनका समय क्या है, 10वीं सदी, 10वीं सदी का उत्तरार्ध। ठीक है, कुछ पुस्तकों में आपको उत्तरार्ध भी मिलेगा। तो 10वीं सदी का उत्तरार्ध इनका समय है और इनकी पुस्तक है कौन सी? इनकी पुस्तक का नाम है दोस्तों, ध्यान रखें, ध्वन्यालोक लोचन। क्या है? ध्वन्यालोक लोचन। ठीक है, अभी ये पुस्तक का नाम कैसे है ये अभी आपको मैं बताऊंगी, तो ध्यान से सुनते जाएं अब जो जो बातें मैं बता रही हूं। ठीक, अभिनव गुप्त जी, ध्यान दें, गौर करना जरा। अभिनव गुप्त जी ये कहाँ के निवासी थे? तो निवासी थे कश्मीर के। मैंने बताया कि ज्यादातर जो आचार्य हुए हैं वे कश्मीर के हुए हैं। ठीक, तो ध्यान रखें, और इनका समय 10वीं सदी का उत्तरार्ध है, यह भी बता दिया मैंने। अब बात करते हैं इनके पिताजी के नाम की। तो इनके पिताजी का नाम था क्या? नरसिंह गुप्त। नरसिंह गुप्त। ठीक है, नरसिंह गुप्त इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, और वे यानी इनके पिताजी चुकुलक, क्या नाम है? चुकुलक के नाम से प्रसिद्ध थे। यहाँ ऊपर देख लें, चुकुलक। क्या? चुकुलक, ये नाम से प्रसिद्धि मिली थी इनके पिताजी नरसिंह गुप्त जी को। ठीक, ध्यान रखें। और इनकी माता का नाम था क्या? इनकी माँ का नाम था विमलका। विमलका, सही है, विमलका इनकी माताजी थी। किसकी? अभिनव गुप्त की। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पिता का नाम नरसिंह गुप्त, माता का नाम विमलका। पिताजी नरसिंह गुप्त प्रसिद्ध हुए चुकुलक नाम से, और ये कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के। इतनी बात ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों, अभिनव गुप्त जी, आचार्य अभिनव गुप्त ने व्याकरण शास्त्र, ध्यान से सुनना, मैं बात कर रही हूं व्याकरण शास्त्र। ठीक है, शॉर्ट में लिखती हूं, समझते जाएं। व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, ठीक है, ध्वनि शास्त्र, ठीक है, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र, ध्यान से सुनना, नाट्य शास्त्र, इन तीनों का अध्ययन किस किस का? व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र, नाट्य शास्त्र, इन तीनों का अध्ययन इन्होंने नरसिंह गुप्त कौन थे? इनके पिताजी। ठीक है, नरसिंह गुप्त भट्ट इंदुराज, क्या नाम है? भट्ट इंदुराज, सही है, इंदुराज, ये नाम याद रखेंगे। और भट्ट तौत, एक नाम है भट्ट तौत। ठीक है, तो भट्ट यानी कि आचार्य। ठीक है, तो ये जो भट्ट लगा हुआ है ना यानी आचार्य, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, मोस्टली आचार्यों के नामों के आगे भट्ट लगा हुआ है। ठीक, तो ध्यान रखें। तो 3 लोग हैं, नरसिंह गुप्त जी, भट्ट इंदुराज जी, भट्ट तौत जी। इन तीनों को गुरु मानते हुए अभिनव गुप्त जी ने व्याकरण शास्त्र, ध्वनि शास्त्र और नाट्य शास्त्र इनका अध्ययन किया, और इन तीनों का अध्ययन करके इन पर टीकाएं लिखी। क्या लिखी? टीकाएं लिखी दोस्तों। अब टीकाएं किस नाम से लिखी? ध्यान से सुने, गौर करना दोस्तों। अभिनव गुप्त जी इन्होंने नाट्य शास्त्र यानी नाट्य शास्त्र किसकी रचना थी? तो नाट्य शास्त्र थी भरत मुनि की रचना। किसकी थी? शास्त्र, इसको सही कर लें, शास्त्र। ठीक, भरत मुनि की रचना थी, आचार्य भरत लिख रही हूं सिर्फ मैं। ठीक है, इसकी टीका किस नाम से लिखी? तो इन्होंने लिखी किस नाम से? अभिनव भारती। अभिनव इनका खुद का नाम है, भरत से ले लो, आचार्य भरत से भारती कर दिया इन्होंने। क्या कर दिया? भारती। ठीक, फिर है दोस्तों ध्वन्यालोक। ध्यान से सुने, सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि आचार्य अभिनव गुप्त ने नाट्य शास्त्र की टीका किस नाम से लिखी? तो आप बताएंगे अभिनव भारती नाम से। ठीक, अब बात करते हैं ध्वन्यालोक की। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक, किसका ग्रंथ है ध्वन्यालोक? तो दोस्तों हमने पढ़ा था आनंद वर्धन का। किसका? ध्वन्यालोक किसका था? आनंद वर्धन का।
ठीक है, ध्यान रखें, मैं आनंद वर्धन, सही है। इसकी टीका लिखी किस नाम से? तो इन्होंने टीका लिखी लोचन नाम से, लोचन नाम से, ठीक है। और जो यहाँ पर इनकी कृति दी गई है उसका नाम भी क्या है? ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन। आप समझ रहे हैं ये बात, ठीक है। तो ये ध्वन्यालोक लोचन शब्द कहाँ से मिला इन्हें? ध्वन्यालोक किसकी थी? ध्वन्यालोक थी आनंदवर्धन की रचना। इन्होंने उसका कर दिया, उनकी लिख दी टीका किस नाम से? लोचन नाम से। और दोनों ही नामों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद नाम बना क्या? ध्वन्यालोक लोचन, ध्वन्यालोक लोचन, ठीक है। तो ध्यान रखें, आचार्य अभिनव गुप्त ने आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक पर टीका लिखी लोचन नाम से, तब जाकर एक ग्रंथ इनका बना ध्वन्यालोक लोचन। तो जो आपके सामने ये पुस्तक दी जा रही है दोस्तों, यहाँ पर फोटो में, यहाँ केवल एक पुस्तक की बात हुई है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो अभिनव भारती नाट्य शास्त्र की टीका भी इन्होंने लिखी है। अब हम बात करेंगे तीसरी पुस्तक की। तो ध्यान दे दोस्तों, अभिनव गुप्त जी, इन्होंने तीसरी टीका लिखी किस पुस्तक पर? तो काव्य कौतुक, काव्य कौतुक, ध्यान दें, काव्य कौतुक किसकी रचना है ये? तो ध्यान रखेंगे, ये रचना है आचार्य भट्ट तौत की। किसकी? आचार्य भट्ट तौत की, ठीक है, इनकी रचना है। और इसका इन्होंने क्या किया? इस पर इन्होंने टीका लिख दी किस नाम से? तो टीका लिखी काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक, कौतुक विवरण किस नाम से? काव्य कौतुक विवरण नाम से, ठीक। एक बार फिर से सुने, आचार्य अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने भट्ट तौत की रचना काव्य कौतुक, इसकी टीका लिखी किस नाम से? काव्य कौतुक विवरण नाम से। तो तीन पुस्तकें हैं दोस्तों आचार्य अभिनव गुप्त की। कौन कौन सी? ध्यान दें, एक हो गई कौन सी? अभिनव भारती, ध्यान देना, अभिनव भारती, ठीक है, अभिनव भारती। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी हो गई दोस्तों लोचन, कौन सी? लोचन। तीसरी हो गई कौन सी? तो तीसरी हो गई काव्य कौतुक विवरण, काव्य कौतुक विवरण, ठीक है, विवरण, यहां लिख लें विवरण, ठीक, मैंने शॉर्ट में कर दिया। तो ये तीन किताबें हैं, ये तीनों की तीनों टीकाएं हैं किसकी? भरत मुनि, आनंदवर्धन और भट्ट तौत की रचनाओं की, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अभिनव गुप्त की जो ये रचना है ध्वन्यालोक लोचन, ये किसकी टीका है? तो ये टीका है आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक की, ठीक, ध्यान रखें। तो आपके लिए आपके सामने लोचन नाम भी आ सकता है टीका के संदर्भ में, ठीक, या फिर पूरा नाम ध्वन्यालोक लोचन दे दें, दोनों ही बातों में आप समझ जाएं, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट बात और सुने, अभिनव गुप्त ने, आचार्य अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक एक ग्रंथ, ध्यान से सुनना, जिसका नाम है तंत्रालोक। क्या है? तंत्रालोक, ठीक है। तो इस नाम से उन्होंने एक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। ये कैसी है? श्रेष्ठ दार्शनिक कृति है, किसकी? आचार्य अभिनव गुप्त जी की दार्शनिक कृति श्रेष्ठ है ये, बहुत ज्यादा, ठीक, बहुत ही बेहतरीन, जिसका नाम है तंत्रालोक, ठीक। अब ध्यान से सुने, यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। किसका विश्वकोश? तो ध्यान दें, रत्न, यहाँ पर टर्म देखें, रत्न तंत्र, नाम से ही पता चल रहा है तंत्र मंत्र, ठीक है। तो रत्न तंत्र शास्त्र, रत्न तंत्र शास्त्र शब्दों पर ध्यान दें। इसका विश्वकोश, कितनी बड़ी बात कही जा रही है, विश्वकोश, सही है, माना जाता है, ठीक है। कौन? तंत्रालोक ग्रंथ, ठीक है। तो अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की। यह ग्रंथ रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों।
दोस्तों अब हम बात करेंगे आचार्य कुंतक की। किसकी? आचार्य कुंतक की। ध्यान से सुनना जरा। इनका समय क्या दिया हुआ है? 10वीं शती, यानी 10वीं शती का उत्तरार्ध। ये समय है इनका 10वीं शती का उत्तरार्ध। मैं दोनों टर्म बोल रही हूँ दोस्तों, ठीक है? तो ध्यान रखना, 10वीं शती का उत्तरार्ध इनका सही समय है, ठीक। और इनकी रचना है वक्रोक्ति जीवितम। कौन सी? वक्रोक्ति जीवितम। अब बात करते हैं इनके बारे में जरूरी बातें। ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। आचार्य कुंतक कहाँ के निवासी थे? तो ध्यान रखें, कश्मीर। कश्मीर के निवासी थे। कौन? आचार्य कुंतक, ठीक। और संप्रदाय, किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? तो प्रवर्तक थे दोस्तों वक्रोक्ति संप्रदाय के। किसके? वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। कौन? आचार्य कुंतक जी, ठीक है। ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आप बताएंगे आचार्य कुंतक। ध्यान रखें दोस्तों। अब बात करेंगे आचार्य कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम के बारे में, ठीक है। तो ध्यान दें, वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ कितने उन्मेषों में विभक्त है? तो ध्यान रखें, 4 उन्मेषों में। 4 उन्मेषों में विभक्त ग्रंथ है। कौन सा? वक्रोक्ति जीवितम। 4 उन्मेषों में, ठीक है, ये उन्मेष है, ध्यान रखें। और कारिका एवं वृत्ति से संबलित ग्रंथ है। तो इसमें क्या क्या मिलता है? इसके अलावा 4 उन्मेष तो मिलते ही मिलते हैं, साथ में इसमें कारिका। ध्यान से सुने, कारिका। कारिका क्या था? मैंने आपको बताया था, कारिका यानी कि सूत्र की व्याख्या। सूत्र की व्याख्याएं, सही है। सूत्र की व्याख्या को कहते हैं कारिका, सूत्र की व्याख्या, ठीक है। तो इसमें कारिका और वृत्ति दोनों ही मिलते हैं, ठीक है। क्या मिलते हैं? कारिका भी मिलती है, वृत्ति भी मिलती है, और दोनों को मिलाकर टोटल कितने उन्मेष हैं? तो 4 उन्मेष हैं कुंतक के ग्रंथ वक्रोक्ति जीवित में। वक्रोक्ति जीवित आए या वक्रोक्ति जीवितम आए, दोनों बात एक ही है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ठीक। और ये बात तो ध्यान रखें कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य कुंतक। गौर करेंगे दोस्तों, अगले आचार्य धनंजय। कौन? धनंजय। इनका समय क्या माना है? पुरानी किताबों में दिया गया है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। दोस्तों उत्तरार्ध के लिए मैं ये एरो का इस्तेमाल करूंगी, पूर्वार्ध के लिए मैं इस एरो का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड एरो ध्यान रखेंगे, ठीक। ये कुछ शॉर्ट कट है तो ध्यान रखें, ठीक। तो ये पूर्वार्ध, सॉरी ये उत्तरार्ध हो गया आपका, ठीक। और ये हो गया आपका पूर्वार्ध, सही है। ये बात ध्यान रखें, ये हो गया पूर्वार्ध। तो इस सिंबल से आप समझते जाएंगे आप, ठीक है ना। तो गौर करें, आचार्य धनंजय, इनका समय क्या है? 11वीं शती यानी 10वीं शती का उत्तरार्ध, ठीक है। ये बात समझ लें। अब ध्यान दें, इनकी रचना कौन सी है? 10 रूपक। 10 रूपक, ठीक। अब सबसे पहले जो जरूरी बातें हैं वो समझते हैं। तो गौर करें दोस्तों, आचार्य धनंजय, धारा नरेश। कहाँ के नरेश? धारा एक जगह है, ठीक है। धारसेन थे ना, धारा। धारा कहाँ? ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है। तो धारा नरेश, ठीक है। धारा नरेश मुंजराज। ध्यान से सुने, मुंजराज। जहां तक है मेरा आइडिया है कि धारा नरेश वही है, ठीक है। धार नरेश आचार्य वल्लभ थे, कुछ वल्लभी राजा थे, ठीक है। धारसेन द्वितीय ऐसा कुछ नाम था उनका, ठीक। तो हो सकता है कुछ और भी नाम हो, तो आप देख लें, ज्यादा ध्यान ना दें। यहाँ पर राजा का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। तो ध्यान दें, धारा नरेश मुंजराज। क्या नाम है? मुंजराज। मुंजराज, सही है। इसके सभा पंडित थे, इनके सभा पंडित थे। कौन? आचार्य धनंजय, ठीक है। इनका समय मैंने बता दिया 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, ठीक है। और अब ध्यान से सुनना, गौर करें दोस्तों, आचार्य धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। कौन से? ध्वनि विरोधी
आचार्य थे। ठीक है, ध्वनि का विरोध करने वाले आचार्य थे। विरोधी के लिए ऐसे समझ लो, ये रोंग का। ठीक है, इसको नहीं मानते थे। ठीक, इन्होंने इसका विरोध किया था और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था 10 रूपक ग्रंथ। क्या था? 10 रूपक ग्रंथ। ठीक है, 10 रूपक यहाँ लिखा भी हुआ है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दे दोस्तों, धनंजय की रचना 10 रूपक ग्रंथ, ये कितने प्रकाशों में है? तो प्रकाश हैं कितने दोस्तों? ये प्रकाश हैं 4 प्रकाशों में है। 10 रूपक ग्रंथ 4 प्रकाशों में। और कारिकाएं कितनी हैं? तो कारिकाएं हैं दोस्तों कितनी? 300। कारिकाएं कितनी हैं? 300 हैं। तो धनंजय का ग्रंथ है 10 रूपक, जिसमें 4 प्रकाश हैं और 300 कारिकाएं हैं। कारिका बोलते हैं सूत्रों की व्याख्या। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब ध्यान दे दोस्तों, धनंजय इनके भ्राता यानी भाई, इनके एक भाई थे जिनका नाम था क्या? धनिक। क्या नाम था? धनिक। इन्होंने ग्रंथ कौन सा? 10 रूपक ग्रंथ, इसकी टीका लिखी किस नाम से? तो लिखी अवलोक नाम से। अवलोक। ठीक है, तो ध्यान रखें, धनंजय के भाई थे धनिक, जिन्होंने अपने भाई धनंजय की रचना 10 रूपक की टीका लिखी और जिसको नाम दिया अवलोक नाम दिया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कुछ बातें थी आचार्य धनंजय के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे आचार्य महिम भट्ट की। किसकी? महिम भट्ट की। ठीक है, ये कहाँ के? ये इनका समय है 12वीं शती। क्या है? 12वीं शती। ठीक है, यानी कि 11वीं शती का मध्य भाग, 11वीं शती का मध्य भाग भी मिलता है। ठीक है, और 12वीं शती भी मिला है। तो ध्यान रखेंगे आप इनका समय। ठीक, अब ध्यान दें, इनकी रचना है कौन सी? व्यक्ति विवेक। कौन सी? व्यक्ति विवेक। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं जरूरी बातें। गौर करना दोस्तों, आचार्य महिम भट्ट जी। ठीक, महिम भट्ट कहाँ के निवासी थे? तो कश्मीर के निवासी थे। कहाँ के? कश्मीर के निवासी थे महिम भट्ट। इनका समय माना गया है क्या? इनका समय माना गया है दोस्तों 11वीं शती का मध्य भाग। ठीक, और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता थे कौन? धैर्य। पिता थे धैर्य। ठीक, नाम याद रखें। और जो इनके गुरु थे उनका नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम था श्यामल। क्या था? श्यामल। गुरु श्यामल। ठीक, तो एक बार फिर से सुने, महिम भट्ट कश्मीर के निवासी थे, पिता का नाम धैर्य था और गुरु का नाम श्यामल था। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे महिम भट्ट ने किसका खंडन किया। तो ध्यान दें, इन्होंने ध्वनि मत का, किसका? ध्वनि मत का खंडन किया। ठीक है, खंडन किया और खंडन करने के लिए इन्होंने एक प्रौढ़ ग्रंथ की रचना की। किसकी? तो इन्होंने रचना की व्यक्ति विवेक की। ठीक है, व्यक्ति विवेक की। ये कैसा ग्रंथ है? प्रौढ़ ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ? प्रौढ़ ग्रंथ। ठीक है, जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया? ध्वनि मत का खंडन किया। ठीक है, यानी कि विरोधी आचार्य थे। तो दोस्तों आपको जो ध्वनि संप्रदाय, ठीक है, ध्वनि संप्रदाय के जो विरोधी आचार्य रहे हैं, ठीक, उनकी लिस्ट भी अलग से बनानी है। आपको पता होना चाहिए कौन उनके समर्थन में थे ध्वनि संप्रदाय के, ठीक है, और कौन उनके विरोध में थे। ठीक है, समर्थक और विरोधी दोनों पता होने चाहिए। अब ध्यान दे दोस्तों, महिम भट्ट की जो रचना है व्यक्ति विवेक, ठीक, ये 3 विमर्शों में, ठीक, 3 विमर्श। अब ध्यान दें, यहाँ पर अध्यायों के लिए क्या क्या शब्द आया है? तो अध्यायों के लिए शब्द हमने पढ़ा था एक उद्योग। क्या पढ़ा था? उद्योग। एक शब्द हमने पढ़ा उन्मेष। क्या पढ़ा? उन्मेष। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? विमर्श। क्या पढ़ रहे हैं? विमर्श। ठीक है, तो दोस्तों चारों में से कोई भी शब्द आए आपको सीधा सीधा समझ जाना चाहिए कि अध्याय को ही उद्योग भी कहते हैं, अध्याय को ही उन्मेष कहते हैं, अध्याय को ही विमर्श कहते हैं। ठीक, ये बात समझें। ठीक, तो
दोस्तों, यानी व्यक्ति विवेक कितने अध्याय में है? तो दोस्तों 3, संख्या याद रखें, 3 विमर्शों में है ये, 3 विमर्शों में, ठीक है, 3 विमर्शों में यानी 3 अध्यायों में विभक्त ग्रंथ है व्यक्ति विवेक। और किसका है? महिम भट्ट जी का, महिम भट्ट जी का ग्रंथ है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों हमारा काव्य शास्त्र का पार्ट 2 भी यही समाप्त होता है, अगले पार्ट और आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।